वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में कल पहले दिन सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस की क़यादत वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सभी 73 अर्जियों पर सुनवाई की है। इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और दूसरे वकीलों ने अर्जी गुजारों का स्टैंड रखा है। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि इस कानून से आर्टिकल 25 और 26 की खिलाफ वर्जी होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने नए कानून के उस प्रोविजन पर भी सवाल उठाया जिसके मुताबिक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को वक्फ नहीं करार दिया जा सकता। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीक की दलील सुनने के बाद अपने अबूरी फैसले 2 वजहों से दिए हैं। कहा है कि नए कानून के हिसाब से 22 सदस्यों में सिर्फ 8 मुस्लिम हैं और 22 में से सिर्फ 2 हिंदू हैं। ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम निकात की तरफ सरकार की तवज्जो दिलाते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड के 22 अरकान में से सिर्फ 8 मुस्लिम रखे गए हैं। ऐसा क्यों किया गया? इसके अलावा क्या कुछ वक्फ बाय यूजर्स को पूरी तरह से खत्म किया गया है? इस दौरान सीजेआई ने यह भी कहा है कि बहुत सी मस्जिद 14वीं और 15वीं सदी में बनी है। अगर उनके दस्तावेज या रिकॉर्ड मांगा जाए तो देना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आज अंग्रेजों के आने से पहले कोई एक्ट नहीं था और ये मस्जिद भी अंग्रेजों के आने से पहले की है। इन सभी निकात पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में मरकजी सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर्स को पूरी तरह से खत्म किया गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो नोटिस जारी कर सकता है। मरकजी सरकार सभी पहलुओं पर जवाब देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त तेवर और सीजीआई के जरिए उठाए गए अहम सवाल का सरकार क्या जवाब देगी और कल कोर्ट में इस मामले पर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले आपको हम अपने पैनल से मिलवाएं। आइए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत पर लीडरान, पिटिशनर्स और वकीलों का क्या कुछ रद्द अमल है, सुनवाते हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि कल भी इस वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है, जहां दोनों ही तरफ से पक्ष रखा जाएगा। फिलहाल कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ सरकार से भी जल्द से जल्द जवाब देने की मांग की है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ अपने पार्टी लीडर मुंतजिर मोहिउद्दीन जुड़ गए हैं। मुंतजिर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है, वक्फ कानून को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं और जल्द ही जल्द सरकार से जवाब भी मांगा गया है। किस तरह आप इस सुनवाई को देख रहे हैं और कितनी राहत इससे मुस्लिम समुदाय को मिली है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपनी पिटीशन सबमिट की है। तो जो कल से कार्रवाई उस पर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जिस तरह से सुन रहे हैं, तो उम्मीद है अपनी पार्टी को कि हालात का बाज़ाब्ता तौर मुशाहिदा करके और एक जज्बाती मसले को अच्छी समझ लेते हुए उम्मीद करते हैं अपनी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला मुल्क के मुसलमानों के हक में ये फैसला आएगा। क्योंकि आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मजहबी एतकाद अपना अपना होता है। हमारे मुल्क के आइन में भी लिखा हुआ है, आइन में हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब की हिफाजत करना, उसका पालन करना, उसकी इजाजत दी गई है। एक कानूनी और आईनी हक है सब हर किसी मजहब के मानने वाले का। और हता कि सभी मानते हैं कि पैदा करने वाला तो एक है। इसे आप किस भी ईश्वर के नाम से कहिए, अल्लाह के नाम से कहिए, ब्रह्मा के नाम से कहिए, जो भी आप नाम देंगे, पैदा करने वाला तो एक है। और उसके भेजे हुए पैगंबर जो है, प्रॉपर्टी जो है, अवतार जो है, वो बहुत सारे हैं। तो सबों ने अच्छी चीजों की सीख दी है, अच्छी चीजों की तालीम दी है, आपस में मिलजुल कर भाईचारे की तालीम दी है। लेकिन दुनियाई तौर इस एक ढांचे को कायम रखने के लिए एक दूसरे के मजहब में मुदाखलत करने की किसी को इजाजत नहीं है। तो जो अमेंडमेंट बिल में ये कहा गया है कि मुस्लिम अवकाफ में
हिंदू भाइयों को मेंबर बनाया जाएगा, जबकि उनको इस्लाम धर्म का कोई पता नहीं है। ये ऐसी बात है कि मुसलमानों को कहेंगे कि हिंदू के प्रॉपर्टीज में, वक्फ बोर्ड में, श्राइन बोर्ड में आपको मेंबर लेंगे, तो उनको वहाँ के उस मजहब की उतनी जानकारी नहीं है। तो ये एक खुली जाती है और आइन की भी, मुल्क के आइन की भी, मुकद्दस आइन की खिलाफ वर्जी है। तो अपनी पार्टी ये बिल्कुल मुतालबा भी किया था हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी मरकजी सरकार से कि इस पे नजरसानी की जाए, कोई तूल दिए बगैर, मजीद इसमें कंट्रोवर्सीज पैदा किए बगैर, आपसी जो इत्तेफाक है, इत्तेहाद के कम्युनिटीज का, उसको उसका शिराजा बिखेरने के बगैर ही इस चीज को अच्छी तरीके से एड्रेस किया जाए। तो जो इससे पहले मीटिंग्स कलेक्ट की गई, मीटिंग्स तलब की गई थी, तो वहां भी मुस्लिम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये अर्ज किया था, अपनी सजेशंस दी थी, जो गवर्नमेंट का भी मकसद शुरू कर रही थी और मुसलमानों में भी एक इत्मीनान पैदा करती थी। लेकिन बदकिस्मती से फिर भी अमेंडमेंट बिल लाई ही गई और उन्हीं शराइत के साथ। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है, जितने भी शायद रिट पिटीशंस आए हैं, मुझे तो अपनी पार्टी की रिट पिटीशन का पता है, उसमें यही अपील की गई है कि इस पे दोबारा नजरसानी की जाए और गौर खोज करके ही बाज़ाब्ता तौर बाद में हमलाने के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो उम्मीद है, देखिए एक ही इदारा है हमारे पास अब, वो है मुल्क की वो अदालत आलिया, जिसपे मुल्क के सभी लोगों का एतमाद है। हमारा भी उसमें बिल्कुल मुकम्मल भरोसा है, मुकम्मल एतमाद है और उम्मीद है कि उस पर नजरसानी की जाएगी। जो फैसले हमारे जज्बात के खिलाफ हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हैं, उन पर नजरसानी किया जाए। जी बेशक। और इसी पर लगातार चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुहेल काज़मी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काज़मी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह कल वक्फ एक्ट पर सुनवाई हुई है और कल भी हमने तमाम मुद्दों पर लेकर चर्चा की थी, अगली सुनवाई भी जल्द होनी है। ऐसे में चीफ जस्टिस की तरफ से कई अहम सवाल उठाए गए हैं और जल्द ही सरकार से जवाब तलब करने को भी कहा गया है। किस तरह आप कल की सुनवाई को देख रहे हैं और क्या इससे कितनी राहत वक्फ कानून को लेकर मिल सकती है? मुस्लिम समुदायों को कितनी राहत की उम्मीद है अब? थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। दूसरा ये है, कल की जैसे हमने डिबेट देखी और कल का जो आर्गुमेंट्स दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो हमारे काउंसिल्स हैं, कपिल सिब्बल साहब, मनोज सिंघवी साहब, जो उन्होंने जिरा की कोर्ट में, उससे ये सामने आया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके कोलिजियम ने जो एप्रीहेंशंस उसमें ड्रॉ की है वो रिमार्केबल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट जो लैंड बाय यूजर है वक्फ एक्ट में, उसकी तरफ उन्होंने बहुत इशारा किया है, जिसकी तरफ आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो अंग्रेजों से पहले की हमारी दरगाहें हैं, मसाजिद हैं, कुछ और मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका जिनके दस्तावेज नहीं है, ये सब चीजें जो बिल्कुल वक्फ के साथ जुड़ी हुई है, उन पे उन्होंने जो एक रिप्लाई मांगी है, मुझे लगता है सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगी और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी। आज पूरे भारत में अगर कोई भारत को आगे लेके जाने में, कॉमनवेल्थ हार्मनी को मेंटेन करने में, आपसी रवादारी को एक सिस्टमैटिकल तरीके से चलने में कोई सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जहां भी इनजस्टिस होती है, तो वो भारत की सबसे बड़ी अदालत है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। और जो बॉडी लैंग्वेज और कल जो बहस जिस तरह से चली है, उससे ये उम्मीद लगाई जाती है कि बिल्कुल एक बैलेंस्ड जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 कोलिजियम जजेस की तरफ से आएगी, जो मुझे लगता है सारे पक्षों को देखते हुए, सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कल की जो उनकी जो आर्गूमेंट्स थे या जो भी उनकी थी। और आज भी मुझे उम्मीद है कि होप जो है, सबकी होप जो है, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता खिलता रहे, इसमें सियासत ना हो, क्योंकि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में तो अमित शाह साहब ने कह दिया कि नॉन मुस्लिम एंटिटी नहीं होंगी, लेकिन जो एक्ट है उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये भी कहा था कि रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं होगी, वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मुझे लगता है कुछ चीजों पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल अपना जो बैलेंस व्यू पॉइंट है वो जरूर रखेगी और उसका जो एक्सेप्टेबिलिटी है, मुझे लगता है हमारे पूरे समुदाय को, पूरे भारत में होगी। लेकिन अब देखते हैं 2 बजे बहस शुरू होती है और क्या क्या पॉइंट्स और भी रेज होंगे जो वक्फ के साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये एक छोटा मसला नहीं है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है और एक छोटी सी आबादी नहीं है, कोई 1 करोड़ की या 2 करोड़ की। ये सेकंड मुस्लिम लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मुल्क है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, और मुसलमानों को नजरअंदाज करके या मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को छेड़ के कोई चीज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है सब पक्ष जो है वो इस जिरा में 2 बजे के बाद जरूर रखे जाएंगे और एक बैलेंस्ड
व्यू पॉइंट जो है वो सामने आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो गवर्नमेंट का पक्षपात न रखते हुए एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट से आगे जरूर चलेंगे। बिल्कुल मंत्री साहब, इसके अलावा किया है। अब कल की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ा इसमें इंटरिम ऑर्डर करना चाहते हैं और उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए। पिछले 7 साल से 120 याचिकाएं अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित हैं और कोई इंटरिम ऑर्डर जब हमने वफ एक्ट 1995 को चुनौती दी थी तो नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में एक यमुना की रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और ये बोला गया कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है? और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरिम ऑर्डर ये होना चाहिए, ये बात हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वफ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट, ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि ये नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वफ बोर्ड और वफ काउंसिल से हटा दिया जाए, पर साथ में यह भी आना चाहिए कि वफ एक्ट 1995 या उसमें की गई कोई भी कार्रवाई नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होती। आप तो पूरा जो एक्ट है 1995 का उसे ही खत्म करने की कोर्ट से मांग कर रहे हैं। मैंने पूरा एक्ट खत्म करने की मांग नहीं कही है। उस एक्ट में अभी भी जो प्रोविजंस हैं, जो रह गए हैं, जो गलत हैं, उसको खत्म करने की मांग की। फॉर एग्जांपल शामलद्दा, जो विलेज गांव समाज की संपत्ति मानी जाती है, उसको अभी तक नहीं हटाया गया, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 6 में जो पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज है, जिसकी श्रेणी में नॉन मुस्लिम भी आते हैं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 8 में टैक्स पेयर्स के मनी को वक्फ के सर्वे में उपयोग करना का जो प्रावधान है उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन आपका 36 जिसमें डबल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का प्रोविजन नहीं, उसको खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 41 में फिर से रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, उसको खत्म करने की मांग की है। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो एक स्पेशल पावर दी गई है सेक्शन 52, 53, 54 में, उसको खत्म करने की मांग की है। वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म करने की मांग की है। सेक्शन 89 में वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना है तो नोटिस देने का। हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं। मुत्तसिफ साहब, वक्फ बाय यूजर को लेकर भी लगातार चर्चा बनी हुई है और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हालांकि कानून के तहत इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वक्फ बाय यूजर को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये कानूनी मामला थे, क्योंकि जब वक्फ बाय यूजर बनाया गया था, वो उन सारी चीजों को देखा गया था, तो उस वक्त भी कानूनदान ही थे, उस वक्त भी अरबाब इक़्तिदार जो थे, जो हुकूमती कारंदे थे आला ओहदों पे, उन्होंने सोच समझ के इस चीज को बनाया है। हाँ, जरूर है, हर चीज में कोई मुकम्मल इस्तिकामत नहीं होती है, कहीं कुछ खामियां भी हो सकती हैं। तो उन खामियों को अगर कहीं खामियां पाई जाती है, वो जो किसके हित में नहीं है, तो उन चीजों को अगर अच्छे ढंग से देखा जाए, कहीं तरमीम करने की जरा सी जरूरत हो, तो वो छोटी छोटी चीजें की जा सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इसमें है, ये है कि कैसे आप एक दूसरे मजहब के मेंबर्स को, नुमाइंदों को इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप ला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ कहीं एनक्रोचमेंट हुई है, अगर वो इलीगल हुई है, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की वो देखे, उन चीजों के लिए कार्रवाई हो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जो जहां कोई तजाद ही नहीं है, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं, जो ओरिजिनल एसेट्स वक्फ के पास हैं, जिन पे तमाम जो मुसलमानों की है, तो वहां मैं ये बात जरूर बताऊंगा कि जो मुल्क के बेशतर इलाकों से रिपोर्ट्स कलेक्ट किए गए हैं, वहां ये भी पाया गया है कि बहुत सारी एजेंसीज ने, यानी आउटसाइड फोरम्स ने, जो मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है, वक्फ से वाबस्ता नहीं है, उस पर भी नाजायज कब्जे किए गए हैं। कहीं ताकत के बल पे डिसमेंटल किए गए हैं, कहीं मुतासिब लोगों ने, जो तासुब के ऐनक से हर चीज को देखते हैं, उन्होंने उन चीजों को कब्जे में ले लिया है। उस चीज को भी देखना जरूरी है, जहाँ वो पक्की देखना, वहां ये भी देखना है। लेकिन बेसिक जो सबसे पहले जो बात शुरू यही होती है, मैं फिर वही आ जाऊंगा, वो ये है कि जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बता दिया
कि किसी भी सूरत में वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बोल दिया। तो उसके बाद भी इस बिल में वो बदस्तूर है, तो इसका मतलब है कि मरकजी सरकार मुल्क की अदालत आलिया को भी धोखा दे रही है और आवाम को भी धोखा दे रही है। अगर मुल्क के वजीर दाखिला साहब कोई कमिटमेंट करते हैं वो तो कानून है, अगर वो पार्लियामेंट में ऐलान करते हैं इसका मतलब वही कानून है। तो अगर वही बाद में गलत निकलता है तो उससे तशवीश बढ़ जाती है, उसमें इससे एक गैर यकीनियत और गैर एतमादियत पैदा होती है, जिस ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है जिसको एड्रेस करना जरूरी है। और अगर हुकूमत के फैसले से मुसलमान मुतमईन होते, वक्फ बोर्ड के जो चलाने वाले वो मुतमईन होते, तो कैसे वो उनको क्या जरूरत थी फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते। लिहाजा हम इसके खिलाफ नहीं है, हम ये कहते हैं कि अगर कहीं गुंजाइश है सुधार लाने की, लेकिन सुधार कहाँ लाने जो मुसलमानों के हक में होगा। मैंने एक बयान सुना, शायद वो भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का ही बयान था कि और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी था कि इससे मुसलमानों की बेहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उनके बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ऐसे इकदाम उठाने हैं तो जो मुस्लिम समुदाय है उनकी फ्रेटर्निटी के जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको एतमाद में लेना है, उनके साथ बात करनी है, उनके सलाह मशवरे से देखना है कि जी बिल्कुल ठीक है। मुतज़िद साहब, काज़मी साहब बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बढ़ेंगे अहम खबर की ओर। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी का सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर समाअत को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास जो बातें हो गई हैं उसको लागू होने में तो कोई रोक नहीं सकता है। बाकी जिसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, कहीं पे भी जाना है, कानून के दरवाजे खटखटाने। काज़मी साहब, इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, अहम सुनवाई रही है और आगे भी अभी सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कुछ अहम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। जिस तरह मस्जिदों की बात करें तो पुरानी मस्जिद है, उस वक्त कोई एक्ट नहीं हुआ करता था और किस तरह जो उनके दस्तावेज हैं वो देना भी मुमकिन नहीं है। जी काज़मी साहब। जी सवाल दोबारा रिपीट कीजिए मैम। जी काज़मी साहब, ये भी जो मसला है, ये भी ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है कि जो पुरानी मस्जिद है उनके दस्तावेज देना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये पुराने वक्त की मस्जिद है और अंग्रेजों के आने से पहले ही वो कायम की जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कहती हैं और ऑनरेबल जो कोलिजियम है उन्होंने भी यही कहा है और उसको मुझे लगता है बिल्कुल उसका व्यू पॉइंट लिया जाएगा। जैसे अभी आप बाइट सुना रही थी कि एक चेयरपर्सन है वो कह रही हैं कि पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है, अब ये लागू होना ही होना है, जिसको जो करना है कर लीजिए। इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है किसी चेयरपर्सन की, मुझे लगता है वो मुस्लिम समाज या कोई भी समाज हो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। इस तरह की बातें इतनी बड़ी चेयर पे बैठ के कोई करे, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ पूरे हिंदुस्तान में प्रिवेल करता है और हर एक इंसान को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर इंडिविजुअल को हक है अपनी बात को ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास लेके जाना, ट्रिब्यूनल्स के पास लेके जाना और फाइनल जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें पूरे मुल्क के जो एक्ट्स हैं या कुछ बातें हैं वहां डिस्कस होती हैं और वो जो डिसीजन लेते हैं वो फाइनल अथॉरिटी है और वो एक्सेप्टेबल होता है। वो आपने इससे पहले भी बड़े से बड़े बिल्स जो हैं उसकी चर्चा हुई है, आर्टिकल 370 की रिव्यू पिटीशंस लगी हैं, खारिज हो गई, किसी ने ह्यू इनक्वायरी नहीं की, ट्रिपल तलाक भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आई तो सबने उसका खैर मकदम किया। मैं समझता हूँ जो चेयर्स पे बैठे हैं, चेयर्स तो वक्ती तौर की होती हैं, चेयर्स आती जाती हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना जिससे कि किसी भी समुदाय को या किसी भी कम्युनिटी को ठेस पहुंचे, वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। वी शुड वेट फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मोडेलिटीज जो उन्होंने कल डिस्कस की हैं और आज भी उस पर बहुत बहस होगी और चीजों को भी व्यू पॉइंट उसके पे बनेगा और जो फाइनल डिसीजन होगा, टेकिंग केयर ऑफ द ऑल सेंसिटिविटीज ऑफ द वक्फ बोर्ड एंड द कम्युनिटी एंड बाय लॉ, मुझे लगता है वो व्यू पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं साजगार होगा मुस्लिम समाज के लिए और पूरे भारत के लिए। तो अपनी तरफ से पहले ही टिप्पणी कर देना किसी बात पे वो गलत है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। मुझे लगता है उसका एहतराम करना चाहिए जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल चेयर्स पे बैठे।
जी बेशक। मुत्तसिफ साहब, इसके अलावा ये भी तवज्जो इस पर दी गई है कि वक्फ बोर्ड में 22 अरकान ही सिर्फ मुस्लिम है, इस पर भी सवाल उठाया गया है। और ऐसे में ये भी आपने देखा होगा कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में ये भी कहा है कि किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं रखा जाएगा, लेकिन वहीं अगर देखा जाता है तो ये रिटन में लिखा हुआ है, ऐसा भी दोहरा रवैया सामने आ रहा है, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, अपनी पार्टी क्यों गई जम्मू कश्मीर में, अपनी पार्टी अदालत आलिया तक क्यों पहुंची? इसीलिए कि जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जिनकी बात काबिल एतबार है, अगर उनकी बात पे एतबार नहीं किया जाता तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? क्योंकि वो मुल्क की हुकूमत चलाते हैं और होम मिनिस्टर साहब की बात जो होती है वो कानून होती है और एक ऐसा फरमाना होता है उनका जिसमें सभी लोग एतबार करते हैं। अब जब एतबार की आप खुद ही धज्जियां उड़ाएंगे, पार्लियामेंट को धोखा देंगे कि इस तरह होने वाला है, लेकिन फिर तहरीर में आप वो बात नहीं लाएंगे। शायद जो इनके जो ओहदेदारान हैं वो जमीन पे कहीं टिके हुए या न हो, जमीन पे कोई बुनियाद उनकी न हो अवाम में, लेकिन ताकत के बलबूते को धमकियां देते ही रहते हैं। तो इसीलिए तो जरूरत पड़ी हमें पूरे मुल्क के मुसलमानों को, जो मुल्क की सबसे मोतबर अदालत है, सबसे इंसाफ का बड़ा इदारा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहां पे जाने की। क्योंकि अगर होम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था तो इसका मतलब फिर वो एक्ट में नहीं आना चाहिए था। अब जब एक्ट में आया तो उसका मतलब उन्होंने पार्लियामेंट हाउस को धोखा दे दिया या मतलब गुमराह कर दिया। तो इसीलिए हम हक के लिए मांग, अगर अब हुकूमत ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अगर इनके कारिंदे हमें धमकियां देते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से भी यही है, सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं की डायरेक्शन फिर लेनी है। तो ये काबिल अफसोस बात है, काबिल मजम्मत बात है, काबिल तशरीह बात है। हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि मुसलमान भी एक गैरत रखते हैं, एक हिम्मत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, इस देश के लिए कटे भी हैं, लुटे भी हैं, मरे भी हैं, आगे भी मरेंगे, कटेंगे, लुटेंगे देश के लिए, लेकिन अपने मजहब पे कंप्रोमाइज किए बगैर, अपने मजहब पे कोई तौहीन आमेज बात बर्दाश्त किए बगैर बाइज्जत, और जिस तरह सभी मजाहिब के लोग, वो चाहे छोटी तादाद रखते हो आबादी में या बड़ी तादाद रखते हो, हर किसी को कानून के, हमारे मुल्क के मुकद्दस आइन के मुताबिक अच्छी तरह से जीने का हक है और आजादी से रहने का हक है। इसके लिए हम सभी लोगों ने मुश्किल तौर बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। रहा सवाल, अगर पुराने मुर्दों को उखाड़ दिया जाएगा तो फिर आप देखेंगे 1500 साल पहले चले जाए तो कोई मंदिर नहीं मिलेगा, अक्सर मुकामात में मस्जिदें भी नहीं मिलेगा, फिर उनको दस्तावेज मांगिए तो बहुत बुद्ध धर्म की दस्तावेजात आएंगी, वही उनकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, तो फिर तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बुद्धों की उनको दे दीजिए, फिर हटा दिए सभी मंदिर और मस्जिदें और देख लीजिए वहां से क्या निकल आएगा, क्योंकि पहले बुद्ध धर्म ही था। अब इन्होंने जो ये कठपुतलियों लोगों को मुख्तलिफ कुर्सियों पे बिठा दिया, ऊंचे ऊंचे ओहदों पे, वो जज्बात मजरूह कर रहे हैं कम्युनिटीज के, उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जरूरत इस चीज की है कि मामला फहमी से, आपसी भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, आपस में जो हमारे मसले उलझे हैं उनको प्यार से सुलझाया जाए। और मुझे पूरा यकीन है हमारे देश के लोग ऐसे मिलनसार लोग हैं, ऐसी विरासत अपने पास रखते हैं असलाफ की, कि जब भी कोई मसला हुआ है आपसी बातचीत से मिलकर, वो चाहे ऊंची जात के थे, नीची जात के थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, ईसाई थे, सिख थे, जीवस थे, एथिक्स थे, जो भी थे, सबों ने मिलजुल कर बाहमी मशवरे से मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को तरतीब दिया है और मुल्क का एक बेहतरीन आइन दिया है सभी लोगों की इज्जत के लिए, विकार के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑनरेबल जज साहिबान उस चीज को जरूर मद्देनजर रखेंगे, क्योंकि सभी लोग तासुबी नहीं होते हैं। मुल्क के विकार, मुल्क की एकता, मुल्क के दिफा, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क के तरक्की के लिए हर कोई इंशाल्लाह ताला मोहब्बत रखता है। और हम भी हुब्बुल वतनी के साथ, यही उसी जज्बे, हुब्बुल वतनी के पेट्रोलिज्म के जज्बे के साथ यहाँ के मुसलमानों ने बेजबहा कुर्बानियां दी हैं, वही जज्बा रखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें किसी भी सूरत में नाउम्मीद नहीं करे। जी बेशक। कादिर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में ये भी कहा है कि ये कानून आर्टिकल 25 और 26 की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के मामलों की सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, इसे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ को इसका रुख नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई पहले होनी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल कपिल सिब्बल साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट भी हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, और बड़े क्रेडिबल लॉयर हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस
की पैरवी वो करते हैं। मुझे पूरी होप है कि वो कुछ ना कुछ अपनी दलीलें ऐसी रखेंगे जिससे कि जो कोलिजियम है वो कन्विंस होगा। कुछ देखिए आर्टिकल 25 या 26 या 27 जो भी वो जिसका भी हवाला देखे हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं तभी तो हवाला देते हैं। और कहीं ना कहीं जब भी ये चीजें बनी हैं आज से 100 साल पहले, कहीं ना कहीं जब भी ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं किसी लॉ के अधीन, किसी सेक्शंस के अधीन इनकी कॉन्स्टिट्यूट इनको किया जाता है। और बिल्कुल दोनों तरफ के पक्ष जो हैं, दोनों तरफ के जो काउंसिल्स हैं वो अपनी अपनी दलीलें देंगे और जो दलीलों में दम होगा मुझे लगता है कोलिजियम जो है उसको जरूर एड्रेस करेगा और अपनी जजमेंट में जरूर उसको नोटिफाई करेगा। और बिल्कुल हक है अपना पक्ष रखने का। ये खूबसूरती जो है हिंदुस्तान में है और ये खूबसूरती कायम दायम रहे। मुझे लगता है कि लैंडमार्क जजमेंट जो भी आएगी वो खूबसूरती उस पर जरूर रिफ्लेक्ट होगी, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द शेड्स कलर्स ऑफ होल ऑफ द नेशन। और जो बिल्कुल जायज चीजें हैं, मैं आपको वक्फ की बात बता दूं, जहां तक मैंने देखा है पिछले 25, 30, 35 सालों में वक्फ को भी इंक्रोच किया गया। वक्फ की लैंड्स को बहुत सी लोगों ने, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां वक्फ एग्जिस्ट करता है वहां इसकी इंक्रोचमेंट हो, यहाँ तक के लोगों को तो मरना भी भूल जाता है, कब्रिस्तान तक इंक्रोच हो गए पूरे हिंदुस्तान में। कहीं कहीं तो डेमोग्राफिकल चेंज कर दी है मुस्लिम प्रॉपर्टीज के साथ, वक्फ की प्रॉपर्टीज के साथ, जो मैं समझता हूं अपने आप में एक अलार्मिंग बात है। और उसका नोटिस जरूर संज्ञान जो है इस पूरी जिरा में लेना चाहिए और जो फुल प्रूफ तरीके से जजमेंट आएगी वो स्ट्रेंथन करे जो आगे की फंक्शनिंग है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की, कि फर्दर जो ट्रांसपेरेंसी की बात ऑनरेबल होम मिनिस्टर कर रहे हैं या गरीबों को इसका फायदा होगा उसकी बातें वो कर रहे हैं, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, किस तरह से वो गरीबों की और बाकी चीजों को वो करना चाहते हैं, वो सब एलैबोरेट करें और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वसादत से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताए कि ये हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं इस अमेंडमेंट को लेके, जिससे को पूरे कम्युनिटी को बाय एंड लार्ज फायदा होगा और हिंदुस्तान जो है वक्फ के इस एक्ट के साथ और फले फूलेगा। ये सब चीजें इंडिकेट करनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि जब ये एक्ट करना था उससे पहले पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए था, पब्लिक से सजेशन लेने चाहिए थे, वो किसी भी सेक्शन के लोग हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, ताकि एक अच्छा व्यू पॉइंट जब जेपीसी बनी थी उनके सामने रखा जाता, जैसे बाकी बिल्स के साथ रखा जाता है, ताकि उस पर चर्चाएं और अच्छी होती, थोड़ा टाइम और ले लेते, हैफेजडली कोई डिसीजन ना लेते और फिर दोनों हाउसेस में पास होता और सब लोग जो है अगर कन्विंस होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। एप्रीहेंशंस हैं और सब चीजें आपके सामने हैं, इसीलिए इतनी रिट पिटीशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं और वो हक है सब संस्थाओं का कि वो अपने व्यू पॉइंट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखें और एक बैलेंस्ड जजमेंट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सब अपेक्षा कर रहे हैं। मुझे लगता है शाम तक जब भी बहस खत्म होती है कुछ ना कुछ पॉजिटिव नोट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के हाथों से जरूर सामने आएगा और हम सब जो है ईज आउट होने में आसानी से ईज आउट हो जाएगी टेंशन और पूरा जो तरीकाकार है वो सामने होगा। जी बिल्कुल ठीक है। मुंतज़िर साहब, सैल कादमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।